नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव कई मायनों में मील का पत्थर साबित हुए। चुनाव आयोग 65 करोड़ लोगों की वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने को लेकर अपनी उपलब्धि बता रहा है, तो लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर नरेंद्र मोदी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। ओडिशा विधानसभा में कमल पहली बार खिलकर इतिहास बना, तो केरल में बीजेपी ने लोकसभा में पहली बार जीत दर्ज की। कई राज्यों में क्लीन स्वीप करने का सामर्थ्य भाजपा को मिला। इन सब उपलब्धियों के बावजूद बीजेपी आला कमान के लिए जो खबर सबसे बड़ी ब्रेकिंग थी, वो उत्तर प्रदेश में पार्टी का औसत से भी कम सीटें जीत कर आना। राम मंदिर का भव्य श्री गणेश से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर और ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की जीत के बाद यूपी में योगी जी का सुशासन मॉडल, इन सभी की चर्चा खूब हुई और होनी भी चाहिए थी। लेकिन लोकसभा चुनाव परिणामों में ये सभी कारण पिछड़ते दिखे। भाजपा का पतन नियति से कम और पटकथा से अधिक था, इसलिए इस हार पर पार्टी ने गंभीर विश्लेषण भी किया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस बार 33 सीटों पर ही जीत मिल सकी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने हार के कारणों की सही जानकारी जुटाने के लिए टास्क फोर्स की 40 टीमों का गठन किया था। एक टीम को 2 लोकसभा सीटों की रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्वदेश एजेंडा में आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली हार ने पार्टी के अंदर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा का दौर भी शुरू हो गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बीजेपी के दलित और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक में सेंधमारी की है, जो उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार का कारण है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 33 सीटें ही बीजेपी जीती, तो उसके सहयोगियों को 3 सीट मिली है। इस तरह एनडीए को 36 सीटें मिली हैं, वहीं सपा ने 37 सीटें जीती, तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एक सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जीतने में सफल रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें जीतकर बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन की जांच के लिए बनी पार्टी की टास्क फोर्स ने पाया कि विपक्ष के संविधान को खतरा के बयान से भाजपा की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। विवाद की शुरुआत भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह के एक वीडियो के वायरल होने के तुरंत बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार को नया संविधान बनाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो भी बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए, या नया संविधान बनाना। संविधान जब हमारा देश का बना था, उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना। सबकी सर्वसम्मति होती है तब चेंज होता है। इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप थी, लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई, या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। अयोध्या को लेकर राम के भक्त हैं, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देना चाहते थे। हर राम भक्त बीजेपी को वोट देगा, ऐसा अहंकार हमको नहीं पालना चाहिए। और जो हमको वोट नहीं देता वो राम भक्त नहीं है, ये शंका भी हमें नहीं करनी चाहिए। यही बात है, उनकी समाज व्यवस्था अलग है, वहाँ कहीं कोई अनदेखी हो गई है, जिसका ये परिणाम है और कुछ नहीं। पार्टी के टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पार्टी के भीतर असंतोष और जिला प्रशासनिक मशीनरी से सहयोग की कमी 2 प्रमुख कारक थे। इसी वजह से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 62 सीटें जीती थी, जबकि इस बार उसकी सीटें घटकर 33 रह गयीं। टास्क फोर्स द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने 12 जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया।
इनमें से ज्यादातर उन जिलों से थे जो 2024 के चुनाव में भाजपा की हार वाले निर्वाचन क्षेत्रों में आते हैं। टास्क फोर्स ने भाजपा के अजीबोगरीब टिकट वितरण, विपक्ष के संविधान के लिए खतरा और बसपा के वोट आधार का समाजवादी पार्टी की ओर खसकना, जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड खेलकर दलित और मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने में सफल रही, भाजपा के पतन के पीछे एक महत्वपूर्ण कारक आंतरिक असंतोष था, जिसे मुख्य रूप से टिकट वितरण और ठाकुर समुदाय के भीतर असंतोष के मुद्दों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। विपक्ष ने जब आरक्षण का मुद्दा उठाया तो बीजेपी इसकी काट नहीं दे पाई, जिससे वोटरों का एक बड़ा तबका बीजेपी से खसक गया। बैठक में कहा गया कि गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के हाथ से छिटक गया, जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो लोकसभा में हार और मंथन लगातार उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इससे ना तो उबर पा रही है और ना ही उबर पाएगी। वो इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हुए और उत्तर प्रदेश में जो सीटें आई हैं वो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, बल्कि झटका नहीं, बहुत बड़े झटके जैसे हुआ। आप समझिए ना, 2019 में 62 से आप सीधे 33 पर आकर रुक जाएं यदि इस बार, तो निश्चित तौर पर वो खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार हुआ क्या, कौन सा फैक्टर चला, कौन सा फैक्टर नहीं चला और क्या बिगड़ गया, कहां गलती हो गई भारतीय जनता पार्टी से कि कहीं ना कहीं इस तरह के आंकड़ों पे आके रुके हैं। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें आप कह सकते हैं, राम नाम का आपने जप कर लिया, तमाम चीजों का जिक्र आया है इस इलेक्शन में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या जनता जनार्दन बहुत पहले से एक मंथन में थी, चीजों को समझ रही थी, या फिर समाजवादी पार्टी का पीडीए जो था वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से इस इलेक्शन में भूमिका में नजर आए थे, बहुत अच्छी सीटों के साथ उनका एक कमबैक मैं कहूंगी इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के लिए, तो ये फैक्टर हो सकता है काम किया, क्योंकि जनहित की बात करेंगे, आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब से इतर अहंकार, वो देखिए बहुत ही बुरा होता है, वो किसी का भी अहंकार हो, यदि आप में अहंकार आया तो आपको डूबना ही है। और शायद ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी को कि उनको कोई हरा नहीं पाएगा या उनकी सीटों का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरे तो ऐसे गिरे कि अब वो मंथन ही उनका खत्म नहीं हो रहा। आगे क्या, इस चर्चा पर बढ़ेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बीएसपी का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष अग्रवाल। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले केसी जैन जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? केसी जैन जी, एक लाइन में कह दूंगी, शायद समझ जाएंगे। अहंकार था भारी, तभी बीजेपी हारी। क्वेश्चन मार्क भी लगा रही हूं और संदेहास्पद वाली बात भी है, तो समझ ही गए होंगे कि क्योंकि बात जो निकल कर आ रही है, आप खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए, लेकिन कुछ तो है सर। ओवर कॉन्फिडेंस में नैया जो है डूब गई। अब डूब तो नहीं कह सकती, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए तो बड़ा ही नुकसान हो गया। नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक अहंकार की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी से ये बहुत तक इसका कोई नाता नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, और बड़े से बड़ा चुनाव हम पूरी गंभीरता के साथ रखें। अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस होता तो आप देखिए नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एक एक सीट पे जिस तरह प्रचार करने गए, और आप देखिए उत्तर प्रदेश में सारी की सारी मेयर की सीटें हम जीते, तो इस तरीके से काम नहीं किया गया होता अगर जरा सा भी एक कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस होता कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं, हम तो जीते हुए हैं, हमारी सरकार है प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार। लेकिन ऐसा नहीं। दूसरी बात ये कि जहां तक हार और जीत को लेकर के है, अगर हम कहीं पे थोड़ा पीछे हटे तो हम कहीं पे आगे भी बढ़े। आप देखिए कि इसी चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव थे तो कई राज्यों में,
हम 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाए जहां हमारी सरकारें नहीं हुआ करती, तो हम आगे भी बढ़े हैं। और एक चीज हो सकता है उत्तर प्रदेश में हम थोड़ा पीछे रह गए। आप देखिए जो वोटों का मार्जिन है वो भी बहुत कम है जहां पे हम पीछे रह गए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में हम सारी की सारी सीटें जीत जाते हैं, हम दिल्ली में सारी की सारी सीटें जीत जाते हैं, तो कई प्रदेशों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हो सकता है उत्तर प्रदेश थोड़ा पीछे रह गए हो, और लगातार इस पे मंथन चर्चा जारी है, एक एक सीट पे मंथन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तब भी ये देखती है कि हम किन कारणों से आगे बढ़े, जनता ने किन चीजों को हमारी एक्सेप्ट किया, किन चीजों को सराहा है, और अगर कहीं पे पीछे रह जाते तो उसका भी मंथन करते। तो एक एक सीट पे पूरा मंथन हो रहा है, और इसमें निकल के बहुत सारी चीजें आई हैं राखी जी, और बहुत सारी चीजें अभी निकलना बाकी है, क्योंकि अभी एक एक सीट पे पूरा मंथन हो रहा है। लेकिन उसके साथ में भी जो केंद्र में सरकार है, जो लोग कहते थे कि मोदी जी को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार है और हम तीसरी बार भी जीते हैं, और 3 राज्यों में हमने फिर से सरकारें बनाई। तो कुछ जगहों पे अगर हम पीछे रह गए तो उससे ज्यादा हम आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद में भी अगर हम पीछे रह गए उसको लेकर के समीक्षा हो रही है, चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बूथ लेवल से लेकर के हमारे राष्ट्रीय जो संयोजक रहे, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, वो भी इस पे चर्चा कर रहे हैं, पूरा ध्यान केंद्रित कि क्या कारण रहा। तो कुल मिला करके आप ओवरऑल देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन जहां पर भी हम कहीं पीछे रह गए उसको लेकर मंथन कर रहे हैं, उन कमियों को हम दूर करेंगे, और एक बार फिर से बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी का आपको दिखाई देगा। चलिए ठीक है, अब देखेंगे सर, क्योंकि मुझे लगता है उपचुनाव की तैयारी भी है। यदि ये जो मंथन है, और मुझे लगता है इससे एक सबक होगा और बहुत गंभीरता से लिया जा रहा होगा, इसके लिए मंथन जो है वो इन 10 उपचुनाव के लिए मुझे लगता है वो मेहनत दिखेगी। और यदि यहाँ भी गड़बड़ हुआ तो फिर तो और बड़ा झटका होगा, फिर अब सोचना होगा कि वाकई में कहाँ चूक हो गई, जैसे कांग्रेस के लिए कहा जाता था। लेकिन मुझे लगता है जो गठबंधन के साथ आए तो एक अच्छी सीटें लेकर आए, उम्मीद इतनी की भी नहीं थी। खैर, राजेश जी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी, राजेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज मिल रही है। हाँ राजेश जी, बड़ा अहम सवाल है। देखिए उत्तर प्रदेश मुझे लगता है एक तो सीटों के मामले में सबसे ज्यादा संख्या, उसके बाद कहते हैं कि सारा रास्ता यहीं से तय हो जाता है राजनीति का, सत्ता का, वो भी दिख ही रहा है। लेकिन इस बार जो झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है देखिए कांग्रेस को तो ऐसे काउंट किया जाता था कि कांग्रेस का एक ग्राफ बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गया था, और शायद इस बार भी ऐसा लगता है कि जो सीटें आई, जो चीजें आई, उसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि गठबंधन थे तो वो जो ग्राफ है वो अखिलेश यादव की तरफ थोड़ा ज्यादा प्लस में गया, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है, आप गठबंधन में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि सिर्फ मीन मेख निकालेंगे, वो तो अच्छी सीटों के साथ है, मार्जिन बहुत कम था। मतलब समझ रहे हैं आप, उस चीज को स्वीकारना नहीं है। जी जी जी, हेलो राजेश जी, प्रश्न सुना हो तो अपनी बात रखिए। जी जी, देखिए राखी जी, अभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथी से सुन रहे थे, ये कह रहे थे कि नगर निगम के चुनाव में भी इनके मुख्यमंत्री जी प्रचार करने जाते थे। तो हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि वोट जो है वो प्रचार करने से नहीं मिलता, बल्कि जनता का विश्वास जीतने से वोट मिलता है। और उत्तर प्रदेश के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी विश्वास खो चुकी है, और उसका मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार तहसीलों में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, और इसके साथ साथ निर्माण सेक्टर में जो गुजराती कंपनियों ने आकर के उत्तर प्रदेश में अपना मकड़ जाल बनाया है, और जो गुजराती कंपनियां यहाँ के लोगों को नजरअंदाज कर रही हैं, उसका भी बहुत बड़ा असर है। और हम ये कह सकते हैं कि जनमानस का हर वर्ग, हर तबका भारतीय जनता पार्टी से मुख मोड़ चुका है, और उसका विश्वास इंडिया गठबंधन पर, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर है। उसी का परिणाम है
कि ये कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा पीछे नहीं रह गए, ये 2019 के परिणाम से हाफ हो गए। और आज भी ये अपने इस अहंकार का ही कारण है कि ये इस अपने हार को, अपने पराजय को, जनता ने इन्हें पराजित किया, इसको मानने को तैयार नहीं है। ये तकनीकी रूप से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कभी समीक्षा के नाम पर, कभी सर्वेक्षण के नाम पर, कभी किसी नाम पर। लेकिन जनमानस ने मन बना लिया है कि अभी ये 2024 में जो सबक सिखाया है, इससे कई गुना ताकत के साथ जनता 2027 में इनको जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से बेदखल करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, वो तो खैर 27 का नतीजा क्या होगा उससे पहले तो जो उपचुनाव हैं उसकी बात हम कर लें। बहुत दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, एक तो ये होगा फैक्टर कि मशीनरी को लेके बहुत कुछ सवाल उठाए जा रहे थे कि मशीनरी ने साथ नहीं दिया इसलिए चूक हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है हो गई हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आ रहा था कि आप यदि इन सीटों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वाकई में आपका मंथन है, और यदि आप इस उपचुनाव को निकाल ले जाते हैं तो ठीक है। लेकिन यहाँ से भी यदि मुंह की खानी पड़ती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़े मंथन का विषय होगा कि कैसे करना है। लेकिन मैं आपसे ही राजेश एक छोटा सा, बहुत जल्दी से आंसर कीजिएगा, छोटा सा सवाल आप ही से कर रही हूँ। आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका कितनी होगी यहाँ, क्योंकि आप लोगों का गठबंधन तो चल ही रहा है, विपक्ष में भी आप अच्छे गठबंधन के साथ है, संसद में भी मजबूत है। मैं तो पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के लिए देखूं तो ये जो गठबंधन है, ये जो जोड़ी है, इसको कितना सफल मानूं? देखिए, इसकी सफलता तो 2024 में आपने देख लिया, और यह एक सफल नहीं सफलतम जोड़ी है। और यह गठबंधन बराबर हर मौके दर मौके पर हमारे राहुल गांधी जी, चाहे वो गुजरात में भी गए थे या देश के किसी भी कोने में जाते हैं, तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसको बड़ी विश्वसनीयता के साथ, मजबूती के साथ रखते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में यह जोड़ी सफलतम जोड़ी है, और इसका परिणाम हम आपको इस उपचुनाव में भी देंगे और 2027 में भी उत्तर प्रदेश की यह भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक करके देंगे। ठीक है, चलिए, खैर वो आने वाले वक्त की बात है। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा मैं जातिगत समीकरण पर यहाँ जाऊंगी। देखिए, इसलिए भी जाना जरूरी होता है क्योंकि ये फैक्टर हर जगह, हर स्टेट में काम करता है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा ही काम करता है। इस बार जो चीजें आई, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका जो वोट बैंक था वो फिसला, निश्चित तौर पर फिसला, इसीलिए तो ये आंकड़े आए हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए या वर्तमान स्थिति को हम देखें तो एक पीडीए फैक्टर जो चला, कितना सहमत है उससे? वाकई में मुद्दों ने काम किया, इस फैक्टर ने काम किया, या जो एक कॉन्फिडेंस हमेशा रहा कि जातिगत समीकरण जो हैं, देखिए सबके अपने अपने ग्राफ है, कौन किसके साथ, कभी बीएसपी का जो ग्राफ होता था तो उनका अपना एक अलग वोट बैंक चला, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अलग फैक्टर चला, समाजवादी पार्टी को हम ले लें, कांग्रेस को साथ में ले लें क्योंकि गठबंधन में है, तो हर जगह जोड़ तोड़ की चीजें हुई हैं। और उस वर्ग के लिए आपने कितनी बात रखी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ। तो बीएसपी का क्या स्टैंड है अभी जो उत्तर प्रदेश की स्थिति परिस्थिति है? आपको लगता है अभी जो उपचुनाव है उसमें भी ये कितना फैक्टर काम करेगा? देखिए, ये दो पहलू है। एक तो जो आप कहीं ना कहीं वो समीक्षा में ही 2-3 महीना लगाएंगे, इसलिए कि जनता को ये कहेंगे कि हम हारे नहीं हैं, समीक्षा कर रहे हैं। वो सांसद हार गए जो सांसद नालायक या निकम्मे थे, तो वो सांसद भी तो इन्हीं के थे। सबसे बड़ी चीज कि सांसद नहीं हारे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व भारत सरकार का हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश का हो, यह दोनों नेतृत्व उत्तर प्रदेश के अंदर फेलियर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके कई महत्वपूर्ण कारण है। कारण ये है कि जब 2014 में सरकार बनी और 2019 में सरकार बनी, दोनों ही सरकारों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, स्पेशली मोदी जी की सरकार, वो मोदी जी ने पर डे एक नई योजना ले आए। सबसे पहली योजना आई थी, आपको याद होगा राखी जी, कि एक सांसद 2 ग्राम सभाओं को विकसित करेगा और 10 सालों में 20 ग्राम सभा जो है उस सांसद के क्षेत्र में विकसित होंगी। ग्राम सभा की वो योजना जो थे, आदर्श ग्राम योजना, सबसे पहले ग्रामीण अंचल में फेल हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लाई स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर 100 शहरों को बनाएंगे, वो फेल हो गई। फिर किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लाए, सारी फेल हो गई। स्किल इंडिया लाई, सब लोगों ने जनपद स्तर, ब्लॉक स्तर पे स्किल पे काम बच्चे करने लगे, लेकिन उनको कहीं रोजगार नहीं मिला।
कई मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी 200 तरह की योजनाएं लाई और फिर आज केसी जैन साहब हमारे मित्र उस योजनाओं पे बोलने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए कि वो योजनाएं धरातल पे ना आकर के वो बस्ते में, ठंडे बस्ते में चलती चली गई। तो जब जब जरूरत हुआ झूठ बोलने का, वो भारतीय जनता पार्टी एक नया झूठ ला करके परोसते रही कि कल ये मिलेगा, परसों ये मिलेगा, नरसों ये मिलेगा। जनता उस चीज को देखती रही, सोचती रही, समझती रही। अंततः जनता, उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष की जनता इस योजनाओं से और इनकी भाषा से और इनकी झूठ और फरेब से जब ऊब गई, तो ये परिणाम पूरे भारतवर्ष से आया। जिस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में। राकेश जी, एक बात समझ लीजिएगा कि अगर उड़ीसा न साथ दिया होता तो केसी जैन साहब विपक्ष में बैठे होते और राहुल गांधी जी पक्ष में बैठे होते। ये कहीं छिपा हुआ नहीं है। उड़ीसा की केवल बात कर लें सिंपल सी। दूसरी चीज सुनिएगा, जैन साहब सुनिए, हमारे मित्र हैं आप भाई, आप हमारे मित्र हैं, आप सुनिए तो इस बात को। तो भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित झूठ फरेब इन्हीं में 10 सालों तक गुमराह करती रही। असली योजनाएं जो थी, ना आर्मी की भर्ती करी, ना फौज की भर्ती करी। फौजियों को आप देखिए, आज फौजियों की क्या हालत बना के रख दिया, फौज को क्या कर दिया टेक्नोलॉजी के नाम पे। तो ये सारी योजनाएं जनता के जहन में घर कर गई और उसका परिणाम रहा कि आज जाकर एक करके तो अपनी बात रखिए, एक मिनट एक एक करके बात रखिए भाई, नाराजगी का कोई विषय नहीं है, प्लीज। एक चीज और सुनिएगा, जैन साहब सुन लीजिए, इतना आक्रोशित ना होइए। नीतीश बाबू का, जो मोदी जी का अहंकार था कि किसी की सुनते नहीं थे। राजीव जी वो कह रहे हैं जो खुद जीरो पर आउट हो गए, वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान दे रहे हैं। करते रहते हैं वो प्रधानमंत्री जी। तो ये चीजें ना कहिए, जो चीजें सुनते नहीं थे, जिसको समय नहीं देते थे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी इतना सॉफ्ट हो गया है। जिसको जेल में भेजते थे, जिसको, अच्छा देखिए इनका भ्रष्टाचार से कैसा प्रेम है। भ्रष्टाचार को कैसे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और इस हिंदुस्तान के जितने भ्रष्टाचारी है वो सबको राज्यसभा में ले जाते हैं। एक मिनट राजीव जी, चलिए मैं 1 मिनट आपको बीच में रोक रही हूँ। देखिए मकसद ये नहीं है कि कौन क्लीन बोल्ड हो गया और किसका क्या। मुझे लगता है केसी जैन जी थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हैं। देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है, डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आना हुआ भारतीय जनता पार्टी का, फिर वो एक कहते हैं ना वो गाड़ी आगे बढ़ी, एक ऑरा बना भारतीय जनता पार्टी का। मतलब उम्मीद नहीं थी कि यहां से कभी कुछ ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ आपके भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, बाकी के दलों के, बाकी के जो विश्लेषक हैं, पूरे देश के जो नतीजे हैं, उन्होंने बहुत फोकस किया कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये मंथन का विषय है सबके लिए कि आखिरकार कौन सा फैक्टर था जो कहीं ना कहीं इतनी सीटों का लेवल नीचे चला गया, तो उसको अदरवाइज ना ले। ठीक है, मेरी बात सुनिए। एक प्रश्न है कि बीएसपी के पास में 10 सीटें थी। बीएसपी इसके पहले शून्य पे नहीं थी। 10 में से अगर बीएसपी शून्य पे आ जाती है तो उनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता, अपनी पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता। उनको भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंता कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी उम्मीद होगी सर बीएसपी को भी कि सरकार होगी तो कुछ अच्छा हित के लिए करेंगे। अब जिसकी सरकार है उसी से उम्मीद होती है। विपक्ष भी तो उन मुद्दों को लेके बोलता है, तो ऐसे ही गिन ले। सरकार बगैर योजनाओं। अच्छा ठीक है, केसी जैन जी और राजीव जी 1 मिनट रुकिए, बाकी के मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आप लोग बोलिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। केसी जैन जी और राजीव जी प्लीज बाकी लोगों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आने दीजिए, उसके बाद वापस आती हूँ मैं आपके पास। यश जी, मुझे लगता है बहुत सारी बातें इलेक्शन के दौरान हुई थी, तब भी ये चर्चा थी, लेकिन आज भी मंथन का विषय इसलिए है क्योंकि उपचुनाव भी हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, बड़ी उम्मीदें हैं। हो सकता है ये मंथन इसलिए भी है भारतीय जनता पार्टी का कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सीटों को निकालना है। पूरी निकालते हैं, बहुत अच्छी बातें, लगेगा कि हाँ ठीक है थोड़ा सुधार हो रहा है, यहाँ से भी गए या कुछ कम मार्जिन आया तो वो भी एक मंथन का विषय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की सियासत में ये तो झटका आया और समाजवादी पार्टी जो एकदम से आई है, क्या वाकई मानते हैं कि आपका जो पीडीए का पंच था वो बड़ी जोर से चला है या बहुत जोर से पड़ा है?
राखी जी, समाजवादियों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा हुआ है और उनकी राजनीति करने का मुख्य मकसद यही होता है कि समाज में जो भी व्यक्ति मुख्य धारा से पिछड़ रहा है उसको मुख्य धारा में लाना है। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी नारा दिया था, संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। और जातीय जनगणना की बात हम हमेशा से करते रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस आधुनिक युग में एक नई परिभाषा दी है पीडीए के नाम पे, जहां पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े पिछड़े सबको एक साथ लाने का काम किया है और उन्होंने सबने सम्मिलित प्रयास करते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई जानते हुए उसको समर्थन दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल नारे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, धरातल पे वो चीज़ दिखाई नहीं देती। जब जनता के बात में जिम्मेदारी की बात आती है तो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगती हैं, चाहे वो परीक्षाओं की लीकेज का मामला हो, अतिथि शिक्षकों के रोजगार का मामला हो। लगभग 70,000 जो कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बाद आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी को भी कुछ समझ नहीं रहे। मध्य प्रदेश का अभी उदाहरण दिया भारतीय जनता पार्टी के साथी ने, मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीत गए, आपको बधाई, अच्छी बात है। लेकिन मध्य प्रदेश को दे क्या रहे हैं? जैसे ही विधानसभा चुनाव आप जीतते हैं, लाडली बहना योजना जो आप लेकर के आए थे, आप उसको एकदम चुटला देते हैं कि वो योजना से कोई लाभ नहीं हुआ, मोदी की गारंटी थी। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप हारे हैं तो यानी मोदी की गारंटी फेल हुई है, इस बात को स्वीकार कीजिए। इस समीक्षा में आपको इस बात को भी लेके आना चाहिए। हालांकि ये समीक्षा इनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम बाहरी लोगों का कुछ कहने का मतलब नहीं है, राजनीतिक पार्टी उनका अपनी समीक्षा है। लेकिन जो ये बातें बाहरी रूप में आप मीडिया के साथियों से कहते हैं, उस बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि एक तरफ आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हो, जब मोदी की गारंटी फेल हो गई तो आप कह रहे हो सांसद चुनाव हार गया, सांसद चुनाव हार गया, कहीं दूसरी बात, कहीं तीसरी बात, अलग अलग तरह की बातें ला रहे हैं। चुनाव में जो आप उतरे थे वो पूरी तरीके से मोदी जी के चेहरे पे उतरे थे। अगर ये विफलता हुई है तो मोदी जी के चेहरे पे विफलता हुई है, उनकी नीति, उनके जो निर्णय हैं उन निर्णयों के खिलाफ हुई है। जिस तरीके से जनता में हताशा, उस हताशा के खिलाफ हुई है। ये 400 पार कर रहे थे, हर पोलिंग बूथ पे धारा 370 के नाम पे 370 वोट बढ़ा रहे थे। जितने वादे इन्होंने चुनाव में किए, जनता ने उसको ठुकराया है। मध्य प्रदेश में अगर 29 में से 29 लाए तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं, लाडली बहना योजना जिसके माध्यम से इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वापसी करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उसमें अहम योगदान था। जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया और वापस से लोकसभा चुनाव में वापस उनको लेकर के आए, अगर लोकसभा चुनाव में उनको अहम भूमिका में नहीं लेके आते, आप परिणाम देखते हो 29 में से शायद 9 सीट भी जीतना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में होता। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने आप को पब्लिक के साथ कनेक्ट किया है, मामा के नाम पे, भाई के नाम पे, बहन के नाम पे लोगों को जोड़ा है, परिवार को जोड़ा है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार। इसी तरीके से उमा भारती जी ने भी जोड़ा था और आप ध्यान कीजिए परिणाम, जब उमा भारती जी को दरकिनार किया था तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में भी दिक्कत हुई थी, लोकसभा में भी दिक्कत हुई थी, परिणाम उतने सुखद नहीं आए थे। और अभी उमा भारती जी की आपने बाइट दिखाई कि जिसने वोट नहीं दिया वो राम भक्त नहीं होगा, ये कोई पैमाना तो हो नहीं सकता। यही घमंड भारतीय जनता पार्टी को हो गया है और जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े वहां वहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये इस बात का प्रमाण है। और अयोध्या में क्या विकास किया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे रामपथ की बात हो, हर जगह दिख गया इस बारिश में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, उस बात को देखने की जरूरत है। लखनऊ में विकास नगर के नाम से जो विकास है वहीं लगातार गड्ढे हो रहे हैं, तो विकास भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। अब जरूरत है, आपको जनता ने चुना है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अब आप सरकार में बेहतर निर्णय लीजिए। तानाशाही निर्णय के खिलाफ जनता ने वोट किया है, जो रात को 8 बजे आए और एकदम से आपने अपील कर दी नोट बंद, 2000 का नोट चालू कर दिया, 2000 का नोट बंद कर दिया। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सवाल करता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथी कभी जवाब नहीं दे पाते कि आखिर 2000 का नोट ला करके इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली जो उसको बंद करना पड़ा। तो तमाम ऐसी इनकी योजना है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और भी स्टार्टअप इंडिया, जो ये समय समय पे जनता को आकर्षित करने का काम कर सकते थे, इन्होंने आकर्षित करने का काम किया, लेकिन परिणाम देने की जब बारी आई है ये परिणाम दे नहीं पाया। अभी देश में बड़ा मुद्दा नीट का चल रहा है। नीट परीक्षा में धर्मेंद्र प्रधान जी आके कहते हैं परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं, और आप देखिए अब सारी बातें हो रही हैं, लगभग देश भर के हर शहर से बात निकल के आ रही है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को वैसे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनाथ सिंह जी 2014 में कह चुके थे ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है, यहां नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी बड़ी साफ सी बात है, बेशर्मी से कुर्सी पे बैठे रहेंगे, जनता का अनहित कितना भी होता रहा, ये जनहित के फैसले नहीं लेंगे। और ये बड़ा
नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है नीट का जो परिणाम आया है, इसको ये किस तरीके से ले रही जनता देख रही है। अगर अब दोबारा जो चुनाव होंगे उसमें इनको परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 24 लाख परीक्षार्थी और अन्य यूपी में जिस तरीके से परीक्षार्थियों का अहित हुआ है हर परीक्षा में लीकेज का, अब लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, व्यापम प्रवेश परीक्षा का 3-3 बार नाम बदल दिया, लेकिन घोटाले कम नहीं हुए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए बेहतर तरीके से परीक्षा होगी और परीक्षा के परिणाम आएंगे। ये देश भर में अविश्वास हो चुका है, लोगों को यह विश्वास नहीं बचा कि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देगा तो उसका परिणाम सुरक्षित रहेगा, अच्छा आएगा। ठीक है, मैं रोकूंगी बीच में। मनीष जी, आवाज पहुंच रही मेरी? जी आ रही है। मनीष जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक हो जाता है मुद्दे। तो मुझे लगता है कौन सा ऐसा फैक्टर काम कर गया जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये सब देखना पड़ा। देखिए, जो एक टैगलाइन थी कि सांसदों में जो अहंकार, ठीक है, तो अहंकार की बात इसलिए भी आई कि ये अमूमन कई बार हमने देखा है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। शायद जो जीते हुए थे उनको लग रहा होगा कि हमको क्या, हमारी तो सरकार है, हमें तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, वोट मिलना ही है। ये हो गया कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं। आप जनता के बीच गए, मन हुआ गए, नहीं हुआ नहीं गए। बहुत सारा मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ जो अमूमन एक आ जाता है जहन में। मेहनत हर कोई करता है, ऐसा नहीं कि किसी ने मेहनत नहीं करी, वो प्रचार में नहीं गए, सब गए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि नहीं, हम जीत जाएंगे। मुझे लगता है क्या ये फैक्टर चल गया, क्या वाकई ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये झटका लगा, या फिर दूसरा था मुद्दे, या फिर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पीडीए का फैक्टर लेकर आई वो कहीं ना कहीं चला है। क्योंकि जातिगत समीकरण जो थे इस बार आप उनको भी उठाकर देख लीजिए, जो नतीजे आए हैं, जो सीटें आई हैं वो बिल्कुल अलग गई हैं। वो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि उठा के एक तरफ सब चला गया। चीजें हैं। पहली चीज तो जो 2014 में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग करी थी, वो इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन यूपी में करने में कामयाब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कराया और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी जीत है, ये कांग्रेस की जीत नहीं है। मैं इसको नहीं मानूंगा कि ये कांग्रेस की जीत है, ये अखिलेश यादव का प्रदर्शन है। हम जिसे बीजेपी का अहंकार कह रहे हैं, मैं उसे इस ढंग से कहना चाहूंगा कि लोगों की महत्वाकांक्षा जो है बीजेपी से बहुत बढ़ गई थी। 2014 में बीजेपी 10 सीट पे थी, 19 में बीजेपी 2014 में 70 सीट पे आती है 10 सीट के बाद, और 19 में 64 सीट पे रहती है। तो 24 में लोगों को उससे डिलीवरी एक्सपेक्टेशन की बहुत उम्मीद थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए गठबंधन जो है सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कामयाब हुआ। अब हम चुनाव की बात कर रहे हैं कि वो फिर से एक टेस्ट होगा कि ये कैसे शेप लेता है आगे की चीजें। तो हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपना सीट कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। दूसरी चीज, बीएसपी इस बार उपचुनाव फुल फोर्स में लड़ेगी। जो 10 सीटें पे बीएसपी लड़ने को तैयार है, जो वो पहले कभी नहीं लड़ती थी। तीसरी चीज, हमें यह देखना होगा कि जो विपक्ष ने जनता से वादे करे थे लोकसभा चुनाव में, वो उन्हें ये समझाना पड़ेंगे कि ये वादे तभी लागू होते हैं जब हम देश में सरकार बनाते हैं या हम प्रधानमंत्री बनते हैं। ये जनता को उन्हें बताना पड़ेगा कि इस जो हमारे वादे हैं इसके लिए आपको 29 तक वेट करना पड़ेगा, फिर लोकसभा चुनाव होगा, तब ये पता चलेगा कि क्या जातिगत जनगणना होगी, क्या 8,500 रुपए मिलेंगे, क्या 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्योंकि ये मुद्दे जो है ये बहुत बड़ा मुद्दे हैं जो जीत का कारण बने हैं, और अब जनता के पास जब ये उपचुनाव में जाएंगे तो इन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन यूपी में कामयाब हुआ है, दिल्ली में नहीं हुआ है, पंजाब में नहीं था, बंगाल में नहीं था, मध्य प्रदेश में नहीं कामयाब हुआ है, उत्तराखंड में नहीं कामयाब हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये गठबंधन सिर्फ यूपी में ही कामयाब हुआ है और किसी राज्य में इसे बड़ा बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस जो महाराष्ट्र में कामयाब हुई है वो अपने दम पे कामयाब हुई है, पंजाब में वो अपने दम पे कामयाब हुई है। तो ये सारी चीजें जो है यूपी के उपचुनाव में आकलन का विषय होगी कि कैसे सीट शेयरिंग होती है, किन मुद्दों को आप लेके जाते हो। अगर आप अपने लोकसभा के मैनिफेस्टो को लेके जाते हो जनता के बीच में, तो आप उसे ये कैसे समझाओगे कि हम इसकी डिलीवरी नहीं करेंगे, सिर्फ वादा करेंगे, अभी सिर्फ आपको बताएंगे कि इसको करेंगे, और जब 29 के लोकसभा चुनाव में हम जीत के आएंगे तो डिलीवरी करेंगे। जैसा कि अभी मैं आपकी डिबेट में सुन रहा था कि लोग कहते हैं 1 हफ्ता भी परसेप्शन
बदलने के लिए बहुत होता है। तो ये अंतराल जो 1-1.5-2 महीने का होगा विधानसभा चुनाव में, इसमें भी बहुत परसेप्शन बदल सकते हैं, क्योंकि आपको वादे करना और उसकी डिलीवरी देना एक बहुत ही अलग चीज है। आप जनता के सामने जाते हो, बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हो, लेकिन क्या आप उस मुद्दों को लोकसभा तक ले जाते हो? अभी यूपी में विधानसभा का सेशन होगा तो क्या ले जाते हो? जैसे ही आप प्रदेश देश में जाते हो तो आप मणिपुर की बात करने लगते हो, तब आप ये बात नहीं करते हो कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जहां पे इंडिया गठबंधन शासन है, क्या वहां पे जातिगत जनगणना हो रही है? क्या वहां पे कोई प्लान है कि बंगाल में होगी, ठीक है। पंजाब में होगी, कर्नाटक में होगी? नहीं है कोई प्लान। तो ये सिर्फ मुद्दे हैं लोगों को बताने के लिए, वास्तविक मुद्दे अलग होते हैं और चुनाव लड़ने और जीतने के लिए मुद्दे अलग होते हैं। ठीक है, चलिए वापस आएंगे आरपी श्रीवास्तव जी। आरपी श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के लिए आपको क्या लगता है? और जब तक हम सरकार नहीं बनाएंगे तो उस मैनिफेस्टो पे सरकार जनता के बीच पूछने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, राजीव जी, एक मिनट, एक सवाल आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं आपको समय दूंगी। 1 मिनट कोई मतलब नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में आ गई थी और 15 लाख रुपया नहीं दी थी, वादा करी थी। राजीव जी, 1 मिनट, आरपी श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया आने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ वापस। सर, बहुत पेशेंस सबको होता है ना, इतनी देर सुनते हैं। 1 मिनट, 15 लाख रुपया 2014 वाला कहाँ पड़ा हुआ? रुक तो जाइए राजीव जी। आरपी श्रीवास्तव जी, तो इसलिए जनता से अरे राजीव जी प्लीज प्लीज, या सत्ता में डाला तो ये मिलना कोई सर चर्चा हम करा रहे हैं, मुद्दा हमारा, मुद्दा हमने डिसाइड किया, आप बोलने हमें ही नहीं दे रहे, पूछने हमें ही नहीं दे रहे। रुकिए ना 1 मिनट रुकिए। अभी केसी जैन जी शुरू हो गए, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसके बाद आप लोगों को समय दूंगी, भरपूर बोलिएगा। 1 मिनट रुक जाइए। आरपी श्रीवास्तव जी, अहंकार हावी, मुद्दे हावी, पीडीए का पंच हावी, या फिर कुछ और जो उत्तर प्रदेश में जो हुआ, और वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हो रहा, अब जो मंथन जो है जो खत्म नहीं हो पा रहा, इससे उबर नहीं पा रही भारतीय जनता पार्टी, क्या मानते? देखिए राखी जी, जो फैक्ट फाइंडिंग अभी जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मंथन किया है और उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई हैं, उसमें ये ज़रूर कोशिश की गई है कि भाई वहाँ पर अहंकार की वजह से बहुत सारे चुनाव नेता हार गए। सवाल इसका नहीं है। आपने देखा होगा, हम एक तरफ ले जाते हैं, एक घोसी में उपचुनाव हुआ था और वहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में और चुनाव लड़े और बहुत बुरी तरह से हारे, लगभग 50,000 से ऊपर मतों से हार गए। हमको लगता है कि कहीं न कहीं उपचुनाव जो है संकेत दे रहा था कि आप कहीं न कहीं पर जो है आपकी डबल इंजन की सरकार को सही ढंग से काम नहीं कर रही है। एक और भी बात, जब भी चुनाव होता है तो कोई भी दल अपना संकल्प पत्र, न्याय पत्र ले आते हैं और उन दोनों के आधार पर जनता के बीच में जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश में हमारे एक प्रवक्ता बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में 8,500 देंगे कहाँ से जब उनकी सरकार नहीं है। तो उनके पास जवाब है कि हमारी सरकार आ जाती, क्या उत्तर प्रदेश ने 80 सीट जो है 8,500 के चक्कर में थोड़े जितवा दिया था? 80 जितवा देते तो उनकी सरकार बनी जाती। ये सब कहना गलत बात है। हमारी समझ में बहुत सारे मुद्दे चुनाव में होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पीडीए का पंच। अब ठीक है, आपकी सीटें बढ़ गई मतलब पीडीए का पंच है, जो जीता वही सिकंदर। सारे पंच एक साथ काम करने लगते हैं राखी जी, और तब वहाँ पर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किन आधार पर पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जो है 2019 से आधी हो गई, उसके पीछे का कारण क्या है। अहंकार की बात जहाँ तक आप देखिएगा, अब किसके अहंकार की आप बात करेंगे भाई? वहाँ पर जो भी मुद्दे थे, आप देखिए डबल इंजन की सरकार थी तो हो सकता है उसका अहंकार हो। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ तो लोगों ने समझ लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में थी पार्टी। हमें लगता है कि इस चुनाव में जज करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चूक कर गई है, और वो चूक किस तरह की है, उनको ये लगता था कि हम उत्तर प्रदेश में कम से कम 70 के ऊपर तो सीट जीतेंगे, और उनके नेता भी इसी कॉन्फिडेंस में थे। तो हम ये मानते हैं कि अहंकार जैसी कोई बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जिन मुद्दों को लेकर के जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने समझने की कोशिश की, चाहे उसमें पीडीए का फार्मूला हो, चाहे इसमें जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वायदे हों, इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि जब आने वाले जो 10 सीटों के उपचुनाव हैं, उनसे भी कोई बहुत बड़ा अभी नहीं निकल के आएगा कोई रिजल्ट। जहाँ जिसकी सरकारें होती हैं वहाँ पर जो है निश्चित रूप से उस सत्ताधारी दल को फ़ायदा होता है उपचुनाव में। और अगर यहाँ पर मान लीजिए फ़ायदा नहीं हुआ तो ये तो मान लेने में कोई मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कठिनाई नहीं होगी कि लगता है जनता का मूड बदला हुआ है। अगर लेकिन जीत जाती है तो निश्चित रूप से ये क्रेडिट जाएगी
कि हाँ अभी अभी जो है जनता उनके साथ है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में यदि वो सारी सीटें 30 सीटें और आ गई होती तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो 272 का आंकड़ा पार कर जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम बात उड़ीसा की करें या कहीं की भी करें, देखिए देश की जनता और देश के लोग ये तय करते हैं कि जनता किस तरह से इन पार्टियों को एक तरह से बहुमत देगी। इस देश की जनता ने इस चुनाव में ये जरूर बता दिया कि जनता निश्चित रूप से उन सारी बातों का ध्यान रखती है जो राजनीतिक दल उनको आश्वासन देते हैं, उनको एक तरह से भ्रम में रखते हैं, या बहुत सारी बातें हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों की आप बात करें, अभी हमारे मित्र कह रहे थे लाडली बहना, ये तो परिणाम पहले से ही पता था। 2000 जब हम ये बातें कर रहे थे कि जो है 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उस समय एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इस योजना ने उनको लाभ पहुंचा है। तो ये इसमें भी 29 सीटों को जीतने में निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिला होगा। लेकिन आप जरा सोचिए राखी जी कि चुनाव में जो है, जो विधानसभा चुनाव था मध्य प्रदेश में, वहाँ कांग्रेस का वोट परसेंटेज आप देखिए कितना ज़्यादा था, और अब इस स्थिति में आप देखिए जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जीत में कितना भारी अंतर था, मतलब लोकसभा में। तो इन सारी बातों को समझने वाली बात है। कहीं पर कोई योजना काम कर जाती है, कहीं कोई व्यवस्था कुछ अनुरूप हो जाता है जिन दलों को, लेकिन आज की डेट में मानना होगा कि विपक्ष में एक तरह से काफ़ी मजबूत स्थिति में, और जनता किसी के भी अहंकार को स्वीकार नहीं करेगी। जनता वो सोचती है कि उनके हितों के लिए कितना काम कर रही सरकारें, और विपक्ष में बैठे लोग उनके हितों के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, पहले आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। केसी जैन जी, आवाज नहीं आ रही, म्यूट किया आपने? जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए राखी जी, जिस प्रकार भी समाजवादी राखी जी मुझे राजेश दुबे को दीजिएगा। हाँ, आपने अगर शिवराज जी को नहीं लाए होते, शिवराज जी की बात, तो समाजवादी पार्टी में जो परिवारवाद है वही मानसिकता एक एक कार्यकर्ता के अंदर हावी कि एक बार जो मुख्यमंत्री बन गया वो आजीवन वही मुख्यमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता पार्टी का अध्यक्ष भी बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और ये 3-3, 4-4 राज्यों में हमने कर करके दिखाया है। और आप देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जिस प्रकार से बदले लगातार, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं बना। बाकी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आप लालू जी की पार्टी देख लीजिए, सब परिवार के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री वही बनेंगे, वही इनको दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये कि रही बात योजनाओं को लेकर के या गठबंधन को लेकर के, तो कह रहे थे कि अगर ये नहीं आते तो शायद वहां पे क्या स्थिति होती। तो अगर आप उसी कांग्रेस की गोद में जाके नहीं बैठे होते, जिसको आपने 2017 के बाद अस्वीकार कर दिया था क्योंकि आप 50 सीटें नहीं ला पाए थे गठबंधन करने के बाद में, तो शायद आपकी जो परिवार की 5 सीटें हार जाते थे, चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अक्षय जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, शायद वही स्थिति आपकी होती। इसीलिए आप वही आकलन भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं, शिवराज जी को लेकर के। देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता। अच्छा केसी जैन जी, मुझे ये बताइए कि किसकी हार पहले, देखिए सरकार तो आपकी है, अब समाजवादी पार्टी की सरकार तो बन नहीं गई, ठीक है, फिर भी यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं तो हम सिर्फ क्यों एक आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप से चल रहे हैं कि वो ऐसे थे, उनके साथ ऐसा था, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत परसेप्शन लगाया। राखी जी देखिए, राखी जी जब सवाल उठता है तो उसका जवाब आता है, जिस प्रकार का सवाल आएगा उस हिसाब से जवाब होगा। तो इनको अपनी तुलना करनी चाहिए। 2017 के बाद अगर कांग्रेस इतनी अच्छी थी उसको आपने क्यों छोड़ दिया। एक बात और आई, नोटबंदी की। केसी जैन साहब जवाब लेंगे इस पे? तो उसका जवाब तो आएगा। नोटबंदी के बाद 4 चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी हारती रही, और अभी भी कोई समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं सत्ता और सरकार में आ गई। मुख्य चीज ये है कि आज जो कह रहे थे तीसरी बार प्रधानमंत्री हम नहीं बनने देंगे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर देखिए, इस फैक्टर पे जाएंगे ना केसी जैन जी, यदि हम इस बात पे जाएंगे ना कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देने की बात कर रहा था विपक्ष, लेकिन वो बन गए, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे थे, ऐसे तो 400 पार की भी बात हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, तो वो सब भी नहीं हुआ। तो जनता जनार्दन से बड़ा देखिए कोई नहीं है। आज ठीक है, सबने उनको चुना, उनके नेतृत्व में फिर से ये देश चलेगा, बहुत अच्छी बात है। सवाल का ही जवाब मैं राखी जी दे रहा हूँ
और आपके जो पैनलिस्ट है उनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं कहीं अलग की बात नहीं कर रहा। चलिए, अगर अच्छा, एक नोटबंदी मिनट पे रुकिए। बात की तो आपको ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसे आपको कहना चाहिए। नोटबंदी के बाद आप 4 बार चुनाव हारे और उसके बाद भी आप कह रहे हैं राखी जी, अब आप नोटबंदी सीख करने का लीजिए केसी जैन साहब से जनता ने कि सराहा। आपको क्या करना जनता चाहिए। ने जिस निर्णय को सराहा उसको या उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। और एक चीज केसी जैन साहब जवाब लेंगे? पहली बात आपकी ये बात पे आपको जवाब ले लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात मैं सुन चुका हूँ और बीएसपी की बात सुन चुका हूँ, कांग्रेस की बात सुन चुका हूँ। सबकी बात सुनने के बाद मैं बोल रहा हूँ, मुझे बस 1 मिनट का समय दे। अच्छा, मुझे बस इतना सा बता दीजिए केसी जैन जी, बहुत संक्षेप में बस इतना सा बता दीजिए, आप क्यों हार गए? भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई? बस आप ही बता दीजिए, छोड़िए बाकी सब एक तरफ कर दीजिए। देखिए राखी जी, आप वहीं पे जा रही हैं। अरे सर, ये चुनाव तो पूरे मुद्दा ही देश वो से है था। सर, तो वहीं पे पिन चुनाव- आना ही चुनाव पड़ेगा कोई मुझे। प्रदेश का नहीं था। देखिए राखी जी, चुनाव कोई प्रदेश का नहीं था, चुनाव पूरे देश का था। ये मध्य प्रदेश में क्यों हार गए? ये दिल्ली में क्यों हार गए? ये और जगहों पे क्यों हार गए? केसी जैन जी, ये उत्तर प्रदेश में 20 भारतीय लाख जनता पार्टी का और ग्राफ हम क्यों कम हो गया? मैं बस 240 इतना लाख भी पूछ हार रही गए। हूँ। नहीं, हम 240 लाख के भी हार गए और ये 99 लाख के जीत गए, 37 लाख के जीत गए। ये कौन सी समीक्षा है? क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? नहीं स्वीकार किया जा सकता। चुनाव ये देश का था। अगर प्रदेश का चुनाव होता तब हम कहते कि राखी जी 2 मिनट का नहीं समय, मानेंगे मुझे 2 आप, मिनट का नहीं समय, मानेंगे। मुझे 2 मिनट का समय वो दे मान दीजिए। ही नहीं सकते, उनको लग रहा है कि बाकी जगह तो आए ना, एक जगह से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रदेशों में हम चुनाव जीते हैं और ये जब पूरे देश का चुनाव था तो कहीं पे बढ़त हुई है। देखिए, सच को झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है केसी जैन जी, 1 मिनट रुकिए, हम आपस में बहस करने लगेंगे, इससे अच्छा बाकी लोग छोटी छोटी प्रतिक्रिया रख लें। 1 मिनट यशी, 1 मिनट रुकिएगा। छीका टूटा, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और इन्होंने झूठ फैलाया। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख देंगे, इन्होंने कहा जो 1-1 हम लाख देंगे, ये इन्होंने झूठ फैलाया। कहा 8,500 हम देंगे खटाखट फटाफट, वो उन्होंने झूठ बोला। कहा भाई संविधान बदल देंगे। सर, कहा तो ये भी था कि दोनों शहजादे छुट्टियों पे जाएंगे फटाफट, तो वो कहाँ गया? सर मत जाइए ना उस विषय पे, मेरे पास बहुत चीजें हैं। मैंने कहा ना, हम आपस में बहस करने लगेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि सब लोगों को थोड़ी थोड़ी बात रखनी है। प्लीज, समय हो जाएगा। राजेश जी, पहले आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा जल्दी से लेके यशी आ रही हूँ। गिर जाने वाली है, बहुत जल्दी गिरने वाली है। केसी जैन जी प्लीज, मैंने समय दिया, 1 मिनट रुकिए। हाँ राखी जी, मैं ये कह रहा था कि यह उत्तर प्रदेश जो है ये किसानों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है और आस्तिकों का प्रदेश है। चाहे वो प्रभु श्री राम हो, चाहे प्रभु श्री कृष्ण हो, चाहे प्रभु बौद्ध। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस को तो गिनिए ही मत, पूरी की पूरी जीत समाजवादी पार्टी की है, भले ही आपका नाम गठबंधन के साथ जुड़ा हो। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनके कहने की कोई बात नहीं है। ये इंडिया गठबंधन की जीत है और इन्होंने पूरी ताकत लगा के रखा था अमेठी में, इन्होंने पूरी ताकत लगा के रखा था रायबरेली में, प्रयागराज में, जो पंडित नेहरू जी की धरती है और पंडित मोतीलाल नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की धरती है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की धरती है, जन्मस्थली है। पूरी ताकत इन्होंने लगा के रखा था, लेकिन कांग्रेस जीती। इसलिए ये क्या कर रहे हैं, इनके कहने की बात नहीं है। हम इनकी तरह नहीं है कि हारे तो जो है एनडीए हारा और जीते तो मोदी जी का। ये सर अब थोड़ा सा तो होगा ना, वो कैसे एक्सेप्ट कर ले? अमेठी को नहीं भूल सकते, उस दर्द से नहीं निकलेंगे वो अभी, आप समझिए, वो पीड़ा में समझते हो, इसीलिए तो मैं कुछ कह नहीं रही उनसे। की ताकत रखी है। एक तो चोट है, ऊपर से हम और उनको नमक डाल दे तो उनको और तकलीफ होगी, फिर वो कहेंगे राखी जी ने व्यक्तिगत प्रहार कर दिया, इसलिए रहने दीजिए, जाने दीजिए, थोड़ा उनको तकलीफ, थोड़ा इधर तकलीफ। ठीक है, 1 मिनट राजेश जी, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ राजीव जी बोलिए अपनी बात, जल्दी जल्दी से रखिए प्लीज। अलग लगता है, मायावती जी का सम्मान करिए, गोद में मत बैठिए कांग्रेस की। राजीव जी। राखी जी, मैं जैन साहब से कह रहा था कि सुनने की ताकत रखिए, जितना सुनेंगे उतना ही अच्छे काम करेंगे। अगर अच्छे काम कर लिए होते तो उत्तर प्रदेश से तो जीते ही होते। जनता ने आपको रिजेक्ट किया है, पूरे भारत वर्ष सहित उत्तर प्रदेश से आपको रिजेक्ट किया है।
और आने वाले समय में आपकी और दुर्दशा होने जा रही है। बीएल संतोषी चुनाव के पहले भी समीक्षा कर रहे थे और बीएल संतोषी चुनाव के बाद भी समीक्षा कर रहे हैं। दोनों समीक्षाओं से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे तो यहाँ भी सारा अहंकार दिख रहा है, कोई किसी से कम नहीं है। मतलब ठीक है, जनता सुनती होगी सर, जनता बता देगी। अभी 10 सीटों का जो उपचुनाव है उस पे बात कर ले, उस पे भी थोड़ी बात कर लीजिए कि कौन कहाँ किस तरीके से आएगा। उस पे भी वैसे ही वोट डलने हैं और उस पे भी कहा जाता है मशीनरी ने साथ नहीं दिया। अब पता नहीं मशीनरी साथ देगी या नहीं देगी। कुछ नहीं होता है तो मशीनरी पे चले जाएंगे, कुछ नहीं होता है तो कह देंगे कि ठीक है अब हो नहीं पाया। कोई कह देता है अहंकार है, कोई कहता है कुछ नहीं है। चलिए ठीक है यश जी। देखिए किसी जैन साहब से जो सवालात किए थे उनके जवाब उन्होंने बड़ा हास्यास्पद दिए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके की वो बात कह रहे हैं चुनाव हार और जीत को लेकर के जो अहंकार जो आज विषय है वो अहंकार ही दिख रहा है। अगर हम चुनावी हार जिस तरीके से बार बार विपक्ष को कह रहे हैं हार गए चुनाव इतना हो गए, हार की सीटें नहीं दी थी बिहार में। केसी जैन साहब थोड़ा सुनिए ना, हर चीज के एक नियम होते हैं, डिबेट का नियम है। मुझसे पूछा जा रहा है तो मुझे बोलने दीजिए। देखिए समय वैसे ही हो चुका है। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया जल्दी से, क्योंकि आप लोग बोलना चाह रहे थे, ऐसे मत करिए प्लीज। ये 17 की तरह टूट जाएगा। आप एकदम पूरे 1 घंटे के डिबेट को पूरी तरह राखी जी इन लोगों को शांत कराएं तो मैं अपनी बात बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, जनता सुन छोटे से पाएगी। बच्चे ने ना यश जी, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सबका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मैं सबको एक एक करके भरपूर समय दे रही हूँ, बोलने दीजिए ना। कोई दूसरा बोल रहा है तो सर। तो केसी जैन साहब जो बार बार इस बात को जीत से और हार से देख रहे हैं और हार में भी अपनी अहंकार देख रहे हैं कि अगर किसी को हरा दिया, हमने भी हराया है किसी को, लेकिन उसको अहंकारी रूप में जनता ने काम करने का मौका दिया है। बेहतर क्या काम कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। हारने की बात करते हैं, जमानत जब्त बात करने की बात करते हैं तो इनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानतें जब्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जीरो पर रही है कई प्रदेशों में, लगातार प्रदेशों में जमानतें जब्त हुई हैं। आज भी जमानत जब्त होती है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी प्रचंड जीत होने के बाद भी। तो हार को और सब चीजों को स्वीकार करना सीखें, जीत पे अहंकार नहीं होना चाहिए। बात केसी जैन साहब कर रहे थे परिवारवाद की बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार से होगा, मुख्यमंत्री परिवार से होगा। एनडीए में जिनके साथ ये अभी सहयोगी के रूप में सरकार बनाए, चाहे वो यूपी में चाहे वो दिल्ली में, दोनों ही जगह 10 ऐसी पार्टियां जो परिवारवाद से चलती हैं, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, कैबिनेट का स्तर दिया है। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जी, संजय निषाद जी को ये जानते होंगे, ओपी राजभर जी को ये जानते होंगे। अब जैन साहब बार बार बोल करके ये सोचेंगे कि आवाज बंद हो जाएगी, तो ऐसा चल नहीं पाएगा ना कि आप संसद से भी बाहर कर देंगे आवाज सुनने के लिए, टीवी डिबेट से भी बाहर करना चाहेंगे। और ये आपका अनुशासन है, ये जो आप संघ से, आरएसएस से और भाजपा से अनुशासन सीखते हैं ना, वो या टीवी डिबेट में दिखा रहे हैं कि आप आरएसएस से और भाजपा से क्या अनुशासन सीखते हैं। यशी 1 मिनट में रोक रही हूँ। की तरीके से कांग्रेस, ठीक है केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। मनीष जी क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिए। अहंकार जैसा शब्द बहुत बड़ा लगता है इन चीजों के लिए। चुनावों में परिवर्तन आता रहता है और लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को और जनता के लिए भी। आज अगर हम ये कहते हैं कि 99 और 37 जीत है, तो हमें यह भी मानना चाहिए कि 242 भी एक जीत है। जो इस देश में सरकार बनी है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर 37 और 99 से विपक्ष मजबूत हुआ है, तो तीसरी बार सरकार बना के 240 से भाजपा भी इस देश में मजबूत हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार बना है नेहरू जी के बाद। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में है। बाकी यूपी में चुनाव है, चुनाव आगे होते रहेंगे, जनता डिसाइड करती रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी को अहंकार है या बीजेपी के अहंकार की वजह से यूपी में हार है, तो विपक्ष को भी यह देखना होगा कि क्या 99 और 37 का अहंकार है। जब दिल्ली में 242 के संग उन्होंने सरकार बनाई है और संपूर्ण विपक्ष उस नंबर तक नहीं पहुंच पाया था, तो किसका कहाँ अहंकार है, ये आगे जनता जनार्दन अपने मतों से फिर बताएगी हम लोग। देखिए ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ ये भी लगता है कि ये मंथन का विषय है। मान लीजिए आज एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ बार बार इस चर्चा को लेकर आए थे। भाई मध्य प्रदेश में यदि कि पूरी की पूरी सीटें चली गई, पिछली बार तो एक थी कांग्रेस के पास, वो भी नहीं बची इस बार। कल को यदि पूरा ही तख्ता पलट जाता या मान लीजिए कोई ऐसे नतीजे आ जाते, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलत होता, तब तो मंथन का विषय तब भी होता ना कि आखिर कहाँ चूक हो गई। तो मुझे लगता है विपक्ष के साथ सीटें कम हुई हो या सत्ता पक्ष के साथ सीटें कम हुई हो, ये मंथन तो होगा। क्योंकि अब जो है स्थितियां परिस्थितियां पहले से और अभी में बहुत बदलती जा रही है। जनता जनार्दन मुद्दों को समझती है, फालतू की बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। आप किस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, मुद्दों को रख रहे हैं, कैसे आप कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें दिखती है, समझती है जनता। साइलेंट वोटर है, उनको नहीं चिल्लाना। तो ये सारे फैक्टर्स तो काम करेंगे, तो मंथन होगा।
चर्चा होगी तो उसको स्वीकारना भी पड़ेगा, क्योंकि एक ही बात अभी आरपी श्रीवास्तव जी कह रहे थे, जो जीता वही सिकंदर, तो ये तो जगत जाहिर है सर, उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। खैर समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी आपकी भी संक्षिप्त। नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का सवाल है, एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जिस तरह की बातें आ रही थी, उन्होंने रोकने का जरूर प्रयास किया। भले अन्य राज्यों से आप आगे चले गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश जो आपका एकदम एक तरह से जिसको ये कहा जाता था कि आप निश्चित रूप से 70-75 सीटें तो जीतेंगे ही, जहाँ से सारा मूवमेंट है, और ये भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है यहाँ का केंद्र का रास्ता जाता है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता ने रोकने का प्रयास किया, वहाँ की हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वहाँ हुआ ऐसा क्यों। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दो मजबूत नेतृत्व, मोदी जी और योगी जी, जो पूरे देश भर में आप ये मान के चलिए कि एक मिसाल है। वो डबल इंजन नहीं है, वो डबल इंजन से भी डबल इंजन है। ऐसी जगह पर अगर कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है कि देश के अन्य राज्यों में वहाँ की जनता ने इस बात का एहसास नहीं किया हो, आपको पूरी की पूरी सीटें दे जाती हो। और इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। ये जो चर्चा है इस बात पर है कि किस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हुई। और आप देखिए, जिस तरह से कभी तो ये लगता था चुनाव के टाइम हम लोग खुद डिबेट में बैठते थे और ये पता ये लग जाता था कि क्या विपक्ष को कुछ सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसी मंच से बयान दिया जाता था चुनाव में कि अब तो विपक्ष के पास सीट ही नहीं बचेगी। तो ऐसी स्थिति में जनता ने जो जनादेश दिया है, हमको लगता है सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए और जनता के ही जनादेश पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। न किए कि इन्होंने क्या किया। भाई परिवारवाद की आप बात करते हैं, इनके परिवार के 5 लोग जीत गए। अब बताइए, जनता ने चुना तभी तो जीत गए, किसी व्यक्ति ने तो नहीं जीता है। इसलिए इन सारी बातों को छोड़ते हुए ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में चुनाव हारी है उसका क्या मतलब, जिनमें भरपूर बहुमत या पूरा का पूरा जीत के आई है, वहाँ दूसरे दलों के साथ क्या हुआ। इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। और रही बात अहंकार की, तो निश्चित रूप से देखिए, अहंकार जब इस देश में कोई भी दल करेगा, कोई भी नेता करेगा, तो जनता उसका माकूल जवाब देने में सक्षम है। बिल्कुल। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो बहुत है, अहंकार था भारी तभी बीजेपी हारी है, सवाल तो है। लेकिन अब कह रहे हैं अहंकार नहीं था, उनको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये भी स्वीकार नहीं रहे। उनको लगता है, वो कंपेयर कर रहे हैं दूसरी जगह से, दूसरे स्टेट से, विपक्ष से। तो ऐसे कंपेयर ठीक है, आप करिए, आपका बिल्कुल विशेषाधिकार है, आप कंपेयर करिए, लेकिन आप स्वयं में इस मंथन को करिए कि आप क्यों 62 से 33 पर आकर रुक गए। इस चीज को स्वीकारना होगा। मैंने शुरुआत में एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी इससे नहीं उबर पा रही है और शायद इतनी जल्दी उबर भी नहीं पाएगी। अब जो उपचुनाव हैं, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है और वो पूरी पिक्चर को क्लियर करेंगे कि अभी का जो एक रुझान है, जो झुकाव है, वो किस दल की तरफ है। ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।